आर्केन सीजन 2 का दूसरा एक्ट वहीं से शुरू होता है जहां एक्ट 1 खत्म हुआ था। एम्बेसा सरप्राइजिंगली केडलिन को पिल्टोवर का सिंहासन दे देती है, सारो को नहीं। केडलिन के मन में बस बदले की आग थी और वो एम्बेसा के लिए एक परफेक्ट हथियार थी। साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि मेमोरियल पर जो अटैक हुआ था वो एम्बेसा के प्लान का हिस्सा था। हाँ, उसने रेनी और उसके गुंडों को टॉप साइडर्स पर अटैक करने को कहा था और फिर काउंसलर वालों को बचा के ये साबित किया कि वो पिल्टोवर की आखिरी उम्मीद थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंसान बनने के लिए किस हद तक जा सकती थी। आर्केन सीजन 2 का चौथा एपिसोड एक काफी शॉकिंग ट्विस्ट के साथ शुरू होता है। जिंक्स अब अंडर सिटी के लिए एक हीरो बन चुकी थी और बच्चे बच्चे तक उसका स्टाइल, अंदाज, यहाँ तक के हेयर स्टाइल भी कॉपी किया जा रहा था। लेकिन एम्बेसा के कहने पर इस आंदोलन को या कह लीजिए बगावत को रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन जिंक्स को इससे कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो ईशा उस छोटी सी बच्ची को अपना लेती है क्योंकि उसमें उससे अपना ही बचपन दिखता है। ईशा जिंक्स को पाउडर की याद दिलाती है। उसकी इनोसेंस अभी बरकरार है जैसा वो खुद कभी हुआ करती थी, लेकिन समाज ने उससे उसका भोलापन छीन लिया था। अब वो अपने बचपन को वापस से रिलीव करना चाहती थी। केडलिन अपने मिशंस गिल्ड के मीटिंग से परेशान है। अब वो पिल्टोवर की इकलौती लीडर है और इसका बोझ महसूस होने पर वो घबरा जाती है। साथ ही उसे अपनी माँ की लेगेसी को भी बरकरार रखना था। केडलिन अब ऑफिसर नोलिन के करीब आ गई थी, लेकिन उसके जिंक्स की खोज और उसे बदला लेने का जज्बा अब तक कम नहीं हुआ। केडलिन को जब अपराधियों के जेल से भागने की बात पता चलती है तो वो जिंक्स पर या उसके ही किसी कॉपी कैट पर शक करती है, जो कि एक्चुअली में ईशा थी। अब ईशा केडलिन से मिलने आती है और उसके और नोलन के रिलेशनशिप के बारे में पता चलने पर नाराज होती है। लोग वेंडर के स्टैचू के पास इकट्ठा होते हैं जिंक्स के प्रति अपना प्यार जताने के लिए, लेकिन एम्बेसा और उसके लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिससे वो अंडर सिटी के भगोड़े कैदियों को टॉर्चर करके वापिस से पकड़ लेते हैं। लेकिन वहाँ पर जिंक्स नहीं बल्कि ईशा आती है। वो एक नीला फ्लेयर जलाकर सबको मोटिवेट करती है और सारे पिछले वर्ग के लोग एक आसमान के तले हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ इन्फोर्सेस आ जाती है और सबको अरेस्ट कर लेते हैं। ईशा इस इंजस्टिस को होता देख कुछ करने का डिसाइड करती है। वो लड़ाई में हिस्सा लेती है और सेंस के वहाँ आने से और उसके शरीर से खून बहने से अंडर सिटी का सीक्रेट वेपन यानी वॉल्विक जाग उठता है। सेविका जिंक्स के अड्डे तक पहुँचती है और उसे सिचुएशन के बारे में अपडेट देती है और ये भी बताती है कि ईशा को पकड़ लिया गया है। लेकिन कैद में सेंस ईशा से कहता है कि वो लोग यहाँ से जल्दी छूट जाएंगे क्योंकि उसका वॉल्विक अपने मास्टर की खून की खुशबू को फॉलो करते हुए अपने स्टिल वाटर पूल यानी अंडर सिटी के कैद खाने तक नाली के रास्ते से जल्दी पहुँच रहा है। इधर जिंक्स एक इन्फोर्सर बनकर सेविका के साथ जेल के अंदर घुस जाती है और जब सब कैदियों को वो आजाद कर देती है फिर सब जिंक्स को देखकर उसकी मदद और ब्रेवरी को अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन तभी सेंस का वॉल्विक नीचे बेसमेंट में उतरता है और रास्ते में आने वाले हर एक इन्फोर्सर को मार गिराता है और सीधा जिंक्स की तरफ बढ़ता है। जिंक्स ईशा और सेविका को बचाने के लिए खुद उस जानवर से लड़ती है, लेकिन तभी कुछ अजीब सा होता है। वो जानवर वेंडा की आवाज में जिंक्स को पाउडर कहकर बुलाता है। हमें इसके बाद मालूम पड़ता है कि वी अंडर सिटी के अंडरग्राउंड बॉक्सिंग ग्राउंड में अपनी किस्मत आजमा रही है। ना वेंडर, ना पाउडर और ना ही केडलिन अब कोई भी उसके साथ नहीं है। वो एकदम अकेली है। लेकिन लड़ाई के बाद जब वो उठती है तो उसे पता चलता है कि जिंक्स उसके पास बैठी है। जिंक्स उसे बताती है कि वेंडर वापस आ गया है और उसे उन दोनों की मदद की जरूरत है। वी को ये जिंक्स का एक और गंदा मजाक लगता है, लेकिन वेंडर उसकी कमजोरी थी तो वो ये रिस्क उठा लेती है। इधर केडलिन जेल पहुंचती है और वॉल्विक की तबाही अपनी आंखों से देखती है। जिंक्स अब भी जेल के सेल में कैद है। उसने दूसरों के साथ भागकर जेल छोड़ने के बजाय यहीं पर रुकने का फैसला किया था। एम्बेसा तभी अपना पॉलिटिक्स खेलती है क्योंकि उसे इस पावर का राज जानना था, तो वो सिस्ट को इम्यूनिटी और एक टीम एडवाइजर बनाने का वादा करती है, लेकिन उसे वॉर्निंग चाहिए था। और अब सिंक्स को लगता है कि उसका आविष्कार सिर्फ उसके इशारों पर नहीं नाचने वाला। उसके अंदर का वेंडर कुछ हद तक जाग गया है जिसका कारण जिंक्स और वी है। अपने वर्कशॉप पे केडलिन एक डॉक्टर से बात करती है और जल्दी रियलाइज करती है कि ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि कॉलिन डेवन है जिसने शिवर को बनाया था। ये डॉक्टर इस बात से इनकार भी नहीं करता। इसी बीच मेल एक ब्लैक रोज कैद खाने में उठती है। वहाँ उसे बंदी बनाने वाले मेंटल मैनिपुलेशन के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जो कई डरावने विजन उसे दिखाते हैं। वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक और आदमी भी है जो शायद उसका खोया हुआ भाई कीनो है। कीनो को भी एम्बेसा से कोई लगाव नहीं है क्योंकि कुछ नोबल फोक्स के साथ लड़ाई के उसने एम्बेसा के एक अफेयर के रूमर्स सुने थे। जब उसने इस बारे में और पता लगवाया तो उसे पता चला कि एम्बेसा का एक और बच्चा भी है। यहाँ इस बात की तरफ इशारा किया जाता है कि वो बच्चा मेल हो सकती है। कीनो अब ये भी बताता है कि ये जगह जिसमें वो कैद है एक ऑक्यूलरम है। कहते हैं कि पुराने समय के लोगों ने इन कमरों को बनाया था ताकि झूठे नबियों को कैद कर सके और उसकी हरकतों को देखकर मेल को जल्दी समझ आता है कि कुछ तो गलत है। जब मेल इन सब विजन्स की सच्चाई समझकर प्रॉपर्ली जगती है वो काफी सारे चेंज से बंदी होती है, लेकिन अपनी अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वो खुद को छुड़वा लेती है। इसी बीच वी जिंक्स और ईशा के साथ बेसमेंट में जाती है। वो कुछ तस्वीरें देखकर हैरान हो जाती है कि जिंक्स अभी वहाँ एक आशा की किरण बन गई है। जिंक्स और वी टनल के अंदर जाते हैं। दोनों के बीच बहस और हाथापाई भी होती है, लेकिन ये भी क्लियर हो जाता है कि दोनों के दिल में वेंडर के लिए अटूट प्यार है। तभी वॉर्मलॉक या वेंडर उनके सामने आता है और वापिस से एक लड़ाई होती है। लेकिन जब वी उसके नाम से पुकारती है उस जानवर के अंदर का वेंडर जाग जाता है और नॉस्टैल्जिक ट्रांस में
कहीं खो जाता है। उस फ्लैशबैक में हम वी और जिंक्स की माँ फेलिशिया को देखते हैं और ये भी जान पाते हैं कि वेंडर ने ही सिल्को की मौजूदगी में वायलट का नामकरण किया था। अंत में सब एक दूसरे को गले लगाते हैं और फाइनली इस परिवार का एक रीयूनियन होता है जहाँ ईशा भी अब एक नई मेंबर है। दूसरी तरफ जेस और वेंडर एक दफा फिर मिलते हैं। विक्टर हेक्सगेट की वजह से साइलो के साथ जुड़ जाता है और जेस को अपने अकॉम्प्लिशमेंट्स देखने के लिए वहाँ बुलाता है। विक्टर हेक्सगेट को लोगों के हवाले कर चुका था लेकिन जेस इस फैसले के खिलाफ है। जेस उसे जानने से रोकता है और अपने हथौड़े से उसे मार भी देता है। हम इसके बाद विक्टर और स्काई को देखते हैं जो शायद अब हेक्स का हिस्सा बन चुके हैं और उसे वाइल्ड जू और फॉरेस्ट के के बारे में बताते हैं। इधर सेंस अम्बेसा और केटलिन को बताता है कि वॉर्मिक अब जोन में है और सच में जिंक्स, वाई और ईशा वॉर्मिक को लेकर विक्टर के पास पहुंचते हैं जहाँ अब हेरल्ड कहलाता है। विक्टर ने एक पूरा गांव बसाया है जो उन लोगों से भरा हुआ है जो उसकी मदद से अभी चल फिर पा रहे हैं। वहाँ कोई भी हथियार अलाउड नहीं है, इसीलिए जिंक्स और वाई को अपने हथियार वहीं पर छोड़ने पड़ते हैं ताकि वो विक्टर की मदद दे सके। जैसे ही हेरल्ड वॉर्मिक के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता है उसे पता चलता है कि वेंडर की आत्मा अब भी उसके शरीर के अंदर नींद की स्थिति में है। उसे बचाने के लिए विक्टर को अपनी शक्तियों की सीमा से आगे जाना होगा। विक्टर ये खतरा उठाने के लिए तैयार होता है। उनके अप्रूवल मिलने के बाद विक्टर अपना काम शुरू कर देता है। अपनी माँ फेलिशिया के कुछ यादों की वजह से वी सोचती है कि वो जिंक्स के साथ वहाँ सेटल हो सकती है। टॉप साइड की राजनीति और खून खराबों से मीलों दूर, लेकिन वी का ये सपना तभी टूट जाता है जब हेरल्ड के गांव के दरवाजे पर सेंट केटलिन, एम्बेसा और नोक्सियस सेना आ जाती है। एरेक्टस जबरदस्ती अंदर घुस के वॉर्मिक को पकड़ने की बात करता है लेकिन सेंस नॉन वायलेंट तरीके से वॉर्मिक को बाहर निकालना चाहता है। जब सेंस विक्टर से मिलता है तो वो पॉइंट आउट करता है कि विक्टर के हेक्स पावर्स इस्तेमाल करने पर उसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आप को वॉर्मिक के खून का इंजेक्शन लगाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सेस्ट ने वॉर्मिक को शायद इसलिए बनाया था ताकि वो इस जानवर के खून का इस्तेमाल करके अपनी बेटी को एक नई जिंदगी दे सके। लेकिन विक्टर इस भयानक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने से इनकार कर देता है और सेस्ट से यह कहता है कि वो वहाँ से चला जाए ताकि वो शांति से वेंडर को बचा सके। सेस्ट विक्टर की डिमांड को मान लेता है और नोक्सियन कैंप की तरफ लौटता है जहाँ वी उसका पीछा करती है। वहाँ वो केटलिन के हाथ में पकड़ी जाती है और उसे एम्बेसा के पास ले जाया जाता है। लेकिन ये सब एक प्लान का हिस्सा था जहाँ वाई एम्बेसा को कैद करके अपने बाप को सिस्ट के प्लान से बचाने की कोशिश करती है। इसी बीच सिस्ट वॉर्मिक को एक और इंजेक्शन देने की कोशिश करता है जो विक्टर को वेंडर को बचाने से रोक देता है लेकिन केटलिन उसे इस प्लान को अंजाम देने से रोक लेती है। जब विक्टर केटलिन को मारने की कोशिश करता है जिंक्स दूर से अपनी बंदूक का इस्तेमाल करके उस पर गोली चला देती है जिससे केटलिन को भागने का मौका मिल जाता है। अंत में जेस हेरल्ड के गांव पहुंचता है और अपना हथौड़ा अपने दोस्त के सीने में गाड़ देता है। इससे विक्टर की मौत हो जाती है और शायद इससे स्काई भी मारी जाती है। विक्टर की मौत के बाद सिस्ट का प्रेडिक्शन सच हो जाता है। हेक्स का हाइव माइंड टूट जाता है। विक्टर के द्वारा बचाए गए लोग बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। वॉर्मिक में भी इसका बुरा असर पड़ता है क्योंकि विक्टर उसे अपनी शक्तियों से बचाने की कोशिश कर रहा था। इस तबाही के बीच शायद सेंस अपने इंजेक्शन वॉर्मिक को लगा देता है जिससे वो कम्प्लीटली एक जानवर में बदल जाता है और अपने आसपास के सभी लोगों को मार गिराता है। इस प्रोसेस में विक्टर्स भी मारा जाता है। केटलिन एक इंजर्ड वी को सुरक्षित जगह ले जाती है। जिंक्स को बचाने के लिए ईशा अपने पास जो हेक्स जेमस्टोन्स हैं उन्हें जिंक्स की बंदूक में लोड करती है और वॉर्मिक / वेंडर पर गोली चला देती है। इससे एक बड़ा विस्फोट होता है जो शायद वेंडर और उसके दोस्तों को मार गिराता है। वेंडर अतीत को दर्शाता था और ईशा भविष्य को। जिंक्स इन दोनों को बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन बदकिस्मती से उसने दोनों को खो दिया। अब जिंक्स और वी का सामना बाकी दुनिया से है। एक्ट 3 में क्या होगा ये जानने के लिए हमें अगले हफ्ते तक का इंतजार करना होगा। तो दोस्तों आपको आर्केन सीजन 2 का एक्ट 2 कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।